नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर भरत और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए टॉपिक पे। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर आपने देखा होगा किसी न किसी फैमिली में एक या दो मेंबर ऐसा होता है जो एक न एक इंडस्ट्री में काम करता है, या किसी फैमिली में होते हैं 5 से 6 मेंबर, क्योंकि अब वो खेती वाला जमाना चला गया है। आज का जमाना है जिसमें लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। आप समझ सकते हो दोस्तों कि इसके लिए आपको अवेयर होना कितना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने यही टॉपिक लेकर आया। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक वर्ड आया है हाइजीन करके। मैं आपको सबसे पहले हाइजीन के बारे में समझाना चाहूंगा। हाइजीन का बेसिक मीनिंग हिंदी में होता है स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब ये है कि आप अपने आसपास में जो सफाई रखते हैं, अपने शरीर की सफाई रखते हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, या कोई बड़ी कंपनी है वो अपने वर्कर्स, एम्प्लॉय, ये सब उनकी स्वच्छता पे जो ध्यान देती है वो है स्वच्छता का मतलब। और हमारे सामने जो टॉपिक है उसका बेसिक मीनिंग है औद्योगिक स्वच्छता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि औद्योगिक स्वच्छता का मतलब ये है कि हमारी इंडस्ट्री है उसमें हमको किस तरीके से साफ सफाई रखनी है, नहीं दोस्तों, इसका ये मीनिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। औद्योगिक स्वच्छता का सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग है, वो है हमारा स्वास्थ्य। हमारी जो उद्योगों के कारण जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया, रोग और जो आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सबको उसमें अपने को अवेयर करवाना है। तो आपके लिए मैं आज वही टॉपिक लेके आया हूं। अपने कार्यस्थल में मानव शरीर द्वारा किन किन कारणों से ये जो रोग है वो आते हैं। मेनली इनको ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं, यानी कि व्यावसायिक रोग। जी हाँ दोस्तों, एक प्रॉब्लम होती है जो हम अपने बाहरी एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हैं, एक चीज होती है जो हम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से अडॉप्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने ऑक्यूपेशनल लेवल पे जो भी डिजीज अपने अंदर आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक सिर्फ उन्हीं के ऊपर है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला पॉइंट है केमिकल, दूसरा पॉइंट है फिजिकल, तीसरा पॉइंट है बायोलॉजिकल, चौथा पॉइंट है रेडियोलॉजिकल, पांचवा पॉइंट है एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम, छठा पॉइंट है एयर पार्टिकुलेशन के कारण, और सातवां पॉइंट है एक्सेसिव नॉइज के कारण। ये सारे रीजन है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमारे अंदर हो सकती है। मैं आपको एक एक प्रॉब्लम डिटेल वाइज भी समझाऊंगा। मेरे पास में स्पेशल नोट्स हैं जो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों की ट्रेनिंग से मैंने ये सब कलेक्ट किया डेटा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको उसी की तरफ ले चलता हूं, देखते रहिए बीजी इंजीटेक। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इंडस्ट्रियल हाइजीन के फैक्टर कौन कौन से हैं, इनके बेसिक कारक क्या है, मतलब किसके कारण ये हमारे बॉडीज में आते हैं। उसमें से पहला पॉइंट है केमिकल वाला, केमिकल हैजार्ड, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक उपद्रव के कारण। ये रासायनिक प्रॉब्लम्स के कारण भी हमारे शरीर में आते हैं। उसमें से मैं आपको पहला पॉइंट समझाता हूं, गैसियस स्टेट। मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री है जिसमें ईथर या सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। उसमें से क्या होता है, अंदर से एक एसिड की बहुत फ्यूम्स निकलती है, जिसमें से सल्फर या ऐसा कुछ कहे जहां पे पानी की बूंद गिरे तो वो रिलीज होने लगता है। उस टाइम पे अपने को मेन प्रिकॉशन क्या रखना है, वहां पे अपने पास में सेफ्टी मास्क हो प्रॉपर वाला, जो गैसेस से हमको बचा सके। दूसरा पॉइंट है वेपर। आप वेपर के बारे में जानते हैं, जहां पे कई बॉयलर्स हो, उसमें पानी हीट हो रहा होता है, या फिर ऐसी कई कई इंडस्ट्री है जिसमें ये सारे वेपर्स के कारण होता है। कई जगह पे डस्ट हो रही होती है, वहां पे डस्ट के कारण होता है। जैसे कई मान लेते हैं कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे एयर ब्लोअर लगा रखा है जिससे अपन हवा से ये साफ करते हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई जगह में फ्यूम्स होती है, मिस्ट होती है, स्मोक्स होती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आ जाती है। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं वो केमिकल वाले पार्ट है। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है शारीरिक हैजार्ड, या बोलते हैं फिजिकल हैजार्ड। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम किसी चीज को अगर समझना चाहे तो वो कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो आयोनाइजिंग रेडिएशन है। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, जैसे कि कोई मान लेते हैं कोई लैब है, उसमें इंडस्ट्री से कोई बंदा सैंपल लेके आया। अब उस सैंपल को हमको टेस्ट करने के लिए क्या एक्सरे, गामा रेज, रेडियोलॉजिकल, ऐसे मतलब कई प्रकार की एंटिटीज और नॉन एंटिटीज अपने को थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई करनी होती है। तो जब भी हम उसको टेस्ट करेंगे तो उस रेडियो एक्टिव विकिरण के कारण जो हमारा सेफ्टी प्रूफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर हमारे क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा हम उसके अंदर पढ़ते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, जैसे कि एक्सरेज है। एक्सरेज अगर बाहर से कोई काम करती है तो क्या करते हैं, जैसे ही एक्सरेज अपने बॉडी में आएगी, वो अपनी सेल्स, जो अपनी बॉडी में सेल्स होती है उसके साथ में वो रिएक्शन करने लग जाएगी। उस रिएक्शन से बचने के लिए ही अपने को इस फिजिकल हैजार्ड है उससे बचना है। ऐसे कई नॉन आयोनाइजिंग पार्ट होते हैं। नॉन आयोनाइजिंग पार्ट में मैं आपको एग्जांपल दूंगा माइक्रोवेव्स का। साइंटिस्ट लोग बताते हैं जब माइक्रोवेव्स का आविष्कार हुआ था ना, तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उस समय क्या हुआ था कि जब भी वो
एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस दौरान कुछ वेव्स एमिट हो रही थी जिसका उनको पता ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहीं ना माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार बस खेल खेल में हो गया। कैसे? उसमें क्या, साइंटिस्ट को किसी ने चॉकलेट दी थी, वो चॉकलेट अपनी जेब में रखे हुआ था और जैसे ही वो उस एक्सपेरिमेंट पे प्रैक्टिकल कर रहा था तो उस समय क्या हुआ, उसमें से जो ये माइक्रोवेव्स निकलने लगी उससे उनके जेब में पड़ी हुई चॉकलेट भी पिघल गई। तब उनको पता हुआ कि शायद कुछ ऐसा है जो अपने को विजिबल नहीं है या फिर विजिबल है, यूवी रे से नीचे है, जो अपने को ये हो सकता है कि इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा हो। तो ऐसी ही कुछ वेव्स थी और ये जो होती है नॉन आयोनाइजिंग वेव, ये भी हमारे शरीर पे हार्मफुल इफेक्ट डालती है। तीसरा पॉइंट लेके आ रहे हैं एर्गोनॉमिक्स हैजार्ड। एर्गोनॉमिक हैजार्ड का मतलब होता है जो हम कार्य कर रहे होते हैं या जिस स्टेशन पे कार्य कर रहे होते हैं उस पूरे स्टेशन का ह्यूमन के साथ का एनालिसिस करना ही एर्गोनॉमिक्स हैजार्ड कहलाता है। अब हम एर्गोनॉमिक्स हैजार्ड में एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे सामने दिया हुआ है, रॉन्ग वर्क स्टेशन डिजाइन, जो मैंने आपको यहां पे शो करा है। अब ये कैसे होता है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, वहां पे थोड़ा स्पेस कम था तो उसके कारण उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए जो लैडर बना रखी है उस लैडर के स्टेप्स है ना वो छोटे छोटे कर रखे, मतलब हम सिर्फ अपने पैर का आगे का पंजा ही उसके ऊपर रख सकते हैं, नो डाउट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर जब हम वापस उतरते हैं तो हमारा पीछे का टो उस पे पड़ता है। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। हो सकता है हम जैसे उतरे ना हमको डर रहता है कि मेरा पैर फिसल नहीं जाए, क्योंकि हम इंडस्ट्री में सेफ्टी शूज पहनते हैं। उस सेफ्टी शूज के कारण अपने को यह भी एहसास नहीं होता है कि मैंने कितना पार्ट पहन रखा है या फिर मेरे पैर के नीचे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका अपने को फीलिंग नहीं होता है। जैसा कि चप्पल या सैंडल या कुछ भी और चीजें अपन पहनते हैं तो अपने को ये चीज एहसास हो जाती है, मगर उसमें अपने को ये एहसास नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है, अगर उसके साथ में हैंडल नहीं है पकड़ने के लिए, उसको ऊपर चढ़ने या उतरने के लिए, या फिर हो सकता है कि अपने को उल्टा होकर वहां से उतरना पड़े, हम ऐसे सीधे तरीके से नहीं उतर सकते तो हम उसको पकड़ के उल्टी तरफ से उतर सकते हैं उसमें। ये सारे प्रॉब्लम्स एर्गोनॉमिक्स हैजार्ड्स में आते हैं। उसके साथ में मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं, रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन क्या होते हैं, कई इंडस्ट्रियों में होता है कि एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ बॉटल के ढक्कन लगाएगा, या एक व्यक्ति होता है जो उसको मशीन में फीड करेगा, या फिर एक व्यक्ति होता है जो उसको सिर्फ कोल इनहेल करेगा किसी बॉयलर गैस से, तो वो उसका रिपीटेटिव मोशन है। या फिर देखते हैं आप सिलाई मशीन को देखते हैं, सिलाई मशीन में एक ही कार्य अगेन एंड अगेन मोशन होता है, तो वो सारे एर्गोनॉमिक्स में आते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सपोज हमारी नजर भटक गई या फिर हम रात को कम नींद लेके आए और उसके कारण अपने को फटीग प्रॉब्लम होगी, तो उसके कारण क्या होगा आप सब जानते हैं दोस्तों, इसको मेरे को आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है हमारे सामने तीसरा पॉइंट है इसी में, इनप्रॉपर लिफ्टिंग। अब सपोज एक रॉड है बहुत बड़ी और बहुत भारी है, 100 200 300 किलो, तो उसको एक व्यक्ति तो उठा नहीं सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मशीन लाते हैं, वो मशीन उसको दोनों तरफ से हैंग करके लिफ्ट करती है। और सपोज सडनली कुछ ऐसा होता है कि वो बेल्ट स्लिप कर जाती है या फिर वहां से टूट जाती है या खुल जाती है, तो उसके कारण क्या है, हो सकता है इसके नीचे कोई आदमी खड़ा हो तो उस समय मैन लॉस हो जाता है, तो उसके कारण भी अपने को जो प्रॉब्लम होती है वो इस सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने मैं लेके आता हूं पुअर विजुअल कंडीशन। जैसे कि सामान्य तौर पे अपने को बताया जाता है कि अगर नाइट शिफ्ट में आप काम करते हो तो वहां पे आपको कम से कम 500 लक्स यानी 500 लक्स की लाइट होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो इस हैजार्ड के अंदर आ रहा है। इसके लिए आप अपने टीम मेंबर या कोऑर्डिनेटर को बताओगे कि सर ये होगा तभी मैं काम कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सही आ रहे हैं, बिल्कुल। अब हम आपके सामने चौथा पॉइंट लेके आ रहे हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड मतलब जैविक कारकों से हमारे अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स। उसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पे दे रहा हूं, इंसेक्ट, मोल्ड, ईस्ट, फंगी, बैक्टीरिया और वायरस, ये सब इनके कारण फैलता है। अब मैं आपके सामने पांचवा पॉइंट लेके आया हूं, एयर पार्टिकुलेशन। एयर पार्टिकुलेट्स में जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो उसमें आता है डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, फाइबर, नॉन रेस्पिरेबल पार्टिकल्स और रेस्पिरेबल पार्टिकल्स। अब मैं आपको इसमें से एक बेस्ट वन एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कुछ सालों पहले क्या होता था, कॉटन की टेक्सटाइल की मिल की इंडस्ट्रीज होती थी। उन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में क्या होता था कि जो लेबर काम कर रहे होते हैं वो जो कॉटन होता था या रुई होती थी उसको वो अपने हाथों से सेपरेट करते थे। मशीनों से तो अब आए, पहले क्या होता था हाथों से सेपरेट करते। तो उस समय क्या होता था, कुछ पार्टिकल्स है ना वो रुई के उड़ के हवा में जाते थे। वो क्या करते थे, जो भी व्यक्ति वहां पे काम कर रहा होता है वो, या हो सकता है कि गर्मी के कारण मास्क नहीं लगाता हो या ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती हो, और उसके कारण वो उन पार्टिकल्स को इनहेल कर जाता था अपने साथ श्वसन क्रिया के थ्रू। तब क्या होता था, उसके बाद में उसको टीबी, कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। जो उस समय ये जो प्रॉब्लम्स उसके शरीर में उस जो डस्ट पार्टिकल है, एयर पार्टिकल्स है, उनके कारण उनके शरीर में जो इनहेल हुई है, उस प्रॉब्लम्स को हम इसी पार्ट के अंदर लेते हैं।
सिक्स पॉइंट में आता है एक्सेसिव नॉइज। आप जानते हैं कि एक्सेसिव नॉइज के कारण क्या हो सकता है। कई लोग होते हैं जो ईयर प्लग्स नहीं यूज करते हैं, उसके कारण उनको क्या होता है, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, और चौथे साल उनको कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको सुनाई देना, मतलब कुछ भी आवाज वो सुनना प्रोहिबिट कर देते हैं, मतलब सुनना ही उनको बंद हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत लोगों के साथ होती है। बड़ी इंडस्ट्रियों में बहुत सारे वाइब्रेशंस, नॉइज और ये सब होते हैं, तो उसके कारण क्या उनको सुनना बंद हो जाता है। ये भी एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है। पॉइंट नंबर 7, लाइटिंग एंड इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रकाश और रोशनी, उससे क्या संबंध है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 500 लक्स से कम की लाइट पे व्यक्ति को विजुअल नहीं हो पाता है। जब वो बहुत गौर करके देखना शुरू करता है तो थोड़ी देर बाद में उसको चश्मे की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा होता है ये लाइट के कारण। ऐसी जो डिजीज होती है उनको भी ऑक्यूपेशनल डिजीज के अंदर लिया जाता है। ये भी एक तरह का इंडस्ट्रियल हाइजीन है। पूरे वर्ल्ड में 160 मिलियन पीपल का हर साल ये केस आते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि इंडस्ट्री में जितनी भी मौतें हो रही है उसमें से 85% का रेशियो सिर्फ इंडस्ट्रियल हाइजीन की अवेयरनेस नहीं होने के कारण ऐसा होता है। मैं आपके सामने ये टॉपिक इसीलिए लेके आया हूं। और इससे नुकसान क्या होता है, हमारी देश का जो जीडीपी है उसमें 4%, पूरे जीडीपी का 4% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उसमें यूज होता है। जैसे कि मान लो किसी की इंडस्ट्रियल हाइजीन के कारण डेथ होगी तो वो क्या करेगा, इंश्योरेंस क्लेम करेगा, या हो सकता है कि कंपनी के बाहर धरना देके भी वो उस चीज को क्लेम करना चाहेगा। तो उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो पूरे अपने जो राष्ट्र की या देश की जो जीडीपी होती है उसका 4% उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इंडस्ट्रियल हाइजीन के फंडामेंटल्स, मतलब उसके आधार तत्व क्या है, मूलभूत तत्व क्या है जिनसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको रिजोल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या इंडस्ट्री में होना चाहिए, इसके लिए आपको परफेक्ट नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करूंगा एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मतलब पूर्वानुमान या संभावना। जैसे मैं किसी इंडस्ट्री में जा रहा हूं तो मेरे को पहले से यह आभास होना चाहिए कि वहां पे मेरे साथ में किस तरीके से, मतलब क्या प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, वो अपने को सब मालूम होना चाहिए। उसमें मैंने आपको भी जस्ट पहले डिस्कस कर चुका हूं सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि अपने कार्यस्थल में रासायनिक, भौतिक, एर्गोनॉमिक और जैविक खतरों का अपने को सेपरेशन या फिर भेद करना आना चाहिए, उसमें अंतर करना आना चाहिए। अंतर मतलब जैसे कि हम किसी प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो अपने को ये आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है इसके कारण मेरे को फिजिकल हैजर्ड का सामना करना पड़ सकता है, ये वाली प्रॉब्लम है उससे मेरे को रासायनिक प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है, ये वाली जो प्रॉब्लम है उससे मेरे को एर्गोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये वाली अगर कोई है चीज जिसमें मेरे को एक्सेसिव नॉइज या फिर लाइट की कमी, मतलब वो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके कारण मेरे को सॉल्यूशन फेस करना पड़ सकता है। अब अपने को इस चीज में ये पूर्वानुमान लगा देना चाहिए कि जो टॉक्सिकोलॉजी होती है, जो विष विज्ञान होता है, उसके बारे में अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। विष विज्ञान ज्यादातर कहाँ यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो मानव शरीर है और वहां पे कोई केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केमिकल के कारण कैसे अपने को प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो अपनी स्किन के लिए प्रॉब्लम होती है, उसमें अपने को आंखें संभालनी होती है, नोज संभालना होता है, स्किन संभालनी होती है, लिप संभालने होते हैं, हेयर प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसी चीजों से अपने को अवेयर होना चाहिए। दूसरा, हमारे बॉडी में क्या एंट्री पॉइंट है, क्या एग्जिट पॉइंट है जहां पे ये इफेक्ट कर सकता है इंडस्ट्रियल हाइजीन, वहां पे अपने को बेसिकली ध्यान देना होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कोई केमिकल है, वो केमिकल हो सकता है मेरे नाक से इनहेल हो जाए तो उसके लिए मास्क चाहिए होता है, वो हो सकता है मेरे आंखों को, तो उसके लिए सेफ्टी गॉगल्स होते हैं, कई जगह पे अपने को हेलमेट्स की जरूरत होती है, कई जगह पे एसिड प्रूफ सूट्स होते हैं, कई जगह पे केमिकल प्रूफ सूट्स होते हैं। उन सब के लिए अपने को एंटीसिपेशन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन या मान्यता। हम कैसे उन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। रिकॉग्नाइज करने के लिए अपने को एसेंशियल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है जो कि एर्गोनॉमिक्स में आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके कार्य स्थिति को एनालाइज करते हैं, उसके अंदर अपने को जो भी पॉइंट्स मिलते हैं उनकी हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, उसकी एनालाइजिंग करते हैं। जैसे कोई वर्क स्टेशन है, वहां पे अपन ने क्या किया, उसको एनालाइज करा, उसकी सैंपलिंग करी, उसकी एनालिसिस करा और उसके कारण उसके अपना उस पर निगरानी रखी। उस निगरानी के कारण जो इंडस्ट्रियल हाइजीन के जो मेन बेसिक कारक है वो अपने सामने आए, तो उनको अपने को क्या करना होता है, रिजोल्व करना होता है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको फोर्थ पॉइंट में बताऊंगा। अभी मैंने डिस्कस किया दूसरा पॉइंट जो है रिकॉग्नाइजेशन या मान्यता। अब आपके सामने तीसरा पॉइंट है मूल्यांकन। कैसे हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। उसके लिए अपनी इंडस्ट्री में एक स्पेशल सेफ्टी टीम होनी चाहिए इसके लिए। दूसरी चीज हैजार्ड इवैल्यूएशन टेक्निक। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे अपने को हैजार्ड इवैल्यूएशन हो सके,
उसके लिए अपने को रेगुलर एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करनी होगी। अपने को लगता है कि ये एक ही ट्रेनिंग में मैं उसको बार बार क्यों लूं, उसके लिए मैं बोर हो जाऊंगा ये वो, मगर ऐसा होता है दोस्तों कि आपको एक महीने में एक बार ये ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि जो जो आप दिमाग पे रिपीटेशन डालोगे आपके लिए इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरी चीज, इसके लिए आपको काबिल जो इस फील्ड का मास्टर हो, उससे आपको ये सारे पार्टिकुलर्स है वो समझने की जरूरत होती है। ये जो खतरनाक मूल्यांकन की जो तकनीक है उसके द्वारा ही हम इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको रिजोल्व कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बताते हैं जिसमें हम इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसको जड़ से खत्म कर पाना भी पॉसिबल है बट हाल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे सामने 85% केसेस ऐसे ही आ रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं उसके ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक मेथड है ई स्टेप मेथड, ESEAP। जी हाँ दोस्तों, ई स्टेप मेथड, इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, पीपीज, इन सब के द्वारा हम रिजोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा इसमें कैसे होता है। पहला पॉइंट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है उन्मूलन, उसको या तो रिमूव कर देना हमेशा के लिए, या उस सिस्टम में से उसको हटा देना। वो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो अपने को लगता है कि जो मैंने सीडी डिजाइन करी है ऊपर जाने के लिए, जो लैडर मैंने डिजाइन कर रखी है, या जो मैंने वर्क स्टेशन डिजाइन कर रखा है वहां पे प्रॉपर जगह है, मगर मान लो कि उस सीडी पे उस पूरी जो सेटअप लगा रखा है या जो कार्यस्थल बना रखा है अपन ने, उसका पूरा बेस है या फाउंडेशन है, तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो पूरा बेस ही रह जाएगा। तो हम उसकी जगह क्या दूसरा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है कि हम उसकी जगह कोई दूसरा पॉइंट कैसे उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, वो उसका सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। अब अगर हम उसको वहां से सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पा रहे तो उसके ऊपर तीसरा पॉइंट आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग नियंत्रण हम कैसे रख सकते हैं, हम कोई भी इंजीनियरिंग गाइडेंस वहां पे यूज करेंगे, हम उसके ऊपर कोई इंजीनियरिंग पाथवे देंगे, या फिर हम मतलब बहुत तरीकों से उसके ऊपर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल कंट्रोल भी नहीं आ रहा है तो उसके बाद में होता है प्रशासनिक नियंत्रण या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में क्या होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई और ये रेगुलरली हमको फेस करनी पड़ रही है, और उस इंडस्ट्री में वहां पे ऐसी 2-3 दुर्घटना हो सकी है, उनके कारण ये ऑक्यूपेशनल डिजीज हमारे अंदर आ चुकी है, तो हम क्या करते हैं उस जगह पे जाके उसको रिजोल्व करते हैं, उसके द्वारा नए नए रूल्स हम प्रोड्यूस करते हैं, टेक्निक्स प्रोड्यूस करते हैं। कई जगह पे होता है कि लेबर्स या जो भी एम्प्लॉइज होते हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कर लेंगे, इजीली हैंडल कर लेंगे, तो उनके लिए कई बार अपने को फाइन सिस्टम भी प्रोड्यूस करने होते हैं कि आपके ऊपर ये फाइन लगा दिया, वो फाइन लगा दिया, ऐसा कुछ करना पड़ता है। अब इस सब के बावजूद भी अपने को मेन जो पॉइंट है पीपीज, जैसे कि हेलमेट है, सेफ्टी बेल्ट है, एप्रिन है, विजुअल एप्रिन है, मास्क है, गॉगल्स है, ईयर प्लग्स है, हैंड ग्लव्स है, सेफ्टी शूज है, या फिर ऐसा कुछ जो जैकेट आता है अपने को प्रिक्योर कर सके, ये सारे पीपीई सेट भी अपने को अवेलेबल होने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसका रीजन हम दोस्तों यही समझाना है आपको, हम आपको उसके बेनिफिट समझाएंगे कि हमारा क्या मकसद है इस चीज को लाने के लिए। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पे काम करता है, हमारी इंडस्ट्री में काम करता है, उसकी लाइफ स्ट्रांग हो सके, लाइफ लंबी हो सके, और वो हेल्थी रूप से हर रोज घर पे जा सके। पहला मकसद ये हमारा। दूसरा मकसद है किसी भी चोट या बीमारी से उसको एम्प्लॉइज को बचाना। इससे लॉस क्या होगा, हमारे जो एम्प्लॉइज है उनके नंबर्स में भी कमी आएगी, या फिर जो पूरी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स है उनकी जो संख्या है उसमें जो कमी आ रही है उस कमी को दूर करना है। तीसरी देखभाल है, जैसे कि जो भी एम्प्लॉइज पर्सनली जो गेन कर रहा है या जो वहां से अर्न कर रहा है, जो कमा रहा है, उस कमाने के अंदर एक बड़ा हिस्सा है जो अपने को बीमारी या स्वास्थ्य या जो भी चोट लगी है उसमें चला जाता है, उसको भी अपने को ओवरकम करना है या उसको कम करना है, उसको बचाना है, उसको सेव करना है। इस चीज के लिए हम यूज करते हैं। और मेन जो फैक्टर है वो ये है कि तकनीकी सुधार हो सके हमारी इंडस्ट्री में, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, और जो मशीनिंग प्रोसेस है उनमें भी इंप्रूवमेंट हो सके। जी हाँ दोस्तों, यही हमारे बेसिक जो कारण है उसके कारण हमने ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए। तो देखते रहिए बीजी इंजीटेक।